चलिए आज हम लोग एशिया के नदियों के नाम जानेंगे। तो एशिया के नदियों के नाम जानने से पहले एशिया में स्थित सभी देश के नाम को आपको याद रखना है। जिस प्रकार से यहाँ इंडिया हो गया, ये रसिया हो गया, यहाँ चाइना है, मंगोलिया है। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल मैप में सभी देश के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ही आप फिजिकल मैप में समझ सकते हैं ये नदियाँ सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यांगसी। ये तिब्बत का पठार से, यहाँ तिब्बत के पठार से निकलता है, यानी उद्गम स्थान है, इसका सोर्स है। और फिर यहाँ जा कर के चीन सागर में गिर जाता है, यानी इसका मुहाना जो हो गया, गिरने का स्थान चीन सागर हो गया। इसके बारे में जानते हैं तो आधिकारिक तौर पर इसे चांग जियांग कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो पूरी तरीक़ा से एक ही देश में बहता है, जैसे चाइना में बहता है। यह तांगुला यानी तिब्बती पठार में जड़ी हिल पर से निकलता है और पूर्वी चीन सागर में, जो यहाँ पूर्वी सागर देख रहे हैं, यहाँ पूर्वी चीन सागर में यहाँ जो है तक बहती है। दुनिया में डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी नदी है। इसके जल निकासी बेसिन में चीन के भूमि क्षेत्र का 5वां हिस्सा शामिल है और यह देश की लगभग 1/3 आबादी का घर है। तो यांगसी नदी के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन में इसको आधिकारिक तौर पर चांगजियांग कहते हैं और तीसरी सबसे लंबी नदी है। पूरी दुनिया में तीसरी नंबर है और एशिया में पहला स्थान है। और दुनिया की सबसे पहली नदी है जो पूरी तरीक़ा से एक ही देश में, जैसे चाइना से यहाँ इस तरीक़ा से है, तिब्बत का पठार से ये चीन सागर तक बहती है। तो उद्गम स्थान हो गया, सोर्स यहाँ से हो गया मोहाना, जहाँ गिरता है यह चीन सागर हो गया। उसके बाद देखते हैं येलो रिवर। येलो रिवर देखते हैं, ये यहाँ पर हो गया, ये चीन सागर, ये तिब्बत का पठार से ही निकलता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसको पीली नदी कहते हैं। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अनुमान रूप से ही दुनिया की सबसे छठी लंबी नदी प्रणाली हो सकता है। और ये प्राचीन चीन में किंगई प्रांत का जो बयान हर पर्वत में उत्पन्न होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, यह 9 प्रांत से होकर के, 9 राज्यों से होकर के डोइंग शहर के पास बोहाई सागर में खाली हो जाता है। यहाँ पर येलो रिवर बेसिन की पूर्व पश्चिम सीमा 1900 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण सीमा 1100 किलोमीटर है। इसका कुल जल निकासी क्षेत्र जो है 795,000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से आप यहाँ इस पीली नदी के बारे में जानें। ये भी चीन में ही है, चाइना में। उसके बाद हम लोग मेकोंग रिवर के बारे में समझते हैं। तो मेकोंग रिवर के बारे में, ये भी तिब्बत पठार, यहाँ तिब्बत पठार देख रहे हैं, तिब्बत पठार से निकलता है, फिर दक्षिणी चीन सागर में जाकर के गिर जाता है, दक्षिणी चीन सागर में। तो मेकोंग नदी पूर्व एशिया का या दक्षिण पूर्व एशिया का एक सीमा पार नदी है। यह दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है और तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसका अनुमानित जो है लंबाई लगभग 4,909 किलोमीटर दिया गया है। लंबाई में थोड़ा कभी इधर उधर अंतर भी आ सकता है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये तिब्बत के पठारी से, ये तिब्बत का पठारी क्षेत्र देख रहे हैं, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड से होकर गुजरती है, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वियतनाम प्रवाह में अत्यधिक मौसमी बदलाव और मेकोंग में रैपिड्स और झरनों की उपस्थिति से नेविगेशन को मुश्किल बना दिया है। फिर भी नदी पश्चिम चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्रमुख व्यापार है। यहाँ देख रहे हैं, ये तिब्बत का पठार यानी चाइना से होकर के म्यांमार होते हुए लाओस, थाईलैंड से होकर कंबोडिया, वियतनाम को पार करके यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद हम लोग लीना रिवर के बारे में देखते हैं। तो ये बेकाल जो है, बेकाल यहाँ देख रहे हैं, बेकाल पर्वत रूस में, ये रसिया में यहाँ से निकलती है, उद्गम स्रोत है इसका। फिर ये जा कर के जो आर्कटिक सागर में जाके गिर जाती हैं, मोहाना हो गया आर्कटिक सागर। तो लीना के बारे में हम जान सकते हैं कि आर्कटिक महासागर अन्य 2 ओरियनसी दिख रहे हैं, तो जिनसे 77% जो है जल ग्रहण क्षेत्र आता है इतना किलोमीटर
4294 किलोमीटर लंबा है। और लीना दुनिया की 11वीं सबसे लंबी नदी और पूरी तरह से रूस के भीतर सबसे लंबी नदी है। ये रसिया देख रहे हैं, रूस का बैकाल पर्वत से निकल के यहाँ जा कर के फिर इस प्रकार से यहाँ गिर जाती हैं आर्कटिक सागर में। उसके बाद इतरिस देखते हैं, ये हो गया चीन के जिनजियांग वाले अल्ताई पहाड़ में इर्तिस जो है विशाल इर्तिस, जिसका अर्थ होता है तुर्क भाषा में विशाल है, ठीक है, लेकिन काला भी होता है। तो आमतौर पर इसको विशाल से ही संदर्भित किया जाता है। तो इर्तिस झील जैसन के माध्यम उत्तर पश्चिम में बहती है। ये कजाकिस्तान में 4248 किलोमीटर के बाद पश्चिमी साइबेरिया में रूस में खाटी मानसिक के पास ओब के साथ विलय करने से पहले इसी में और टोबल नदी से मिलता है। यहाँ देख रहे हैं हम, ये ताजिकिस्तान इधर चल जाता है रूस में। उसके बाद ओब नदी देखते हैं, ओब रिवर, इसका लंबाई भी यहाँ दिया गया है। तो रूस की एक प्रमुख नदी है, ये पश्चिमी साइबेरिया, यहाँ रूस देख रहे हैं, इर्तिस के साथ मिलकर 5414 किलोमीटर चलता है। ये जो था ये इर्तिस रिवर है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 7वें सबसे लंबी प्रणाली है जिनकी उत्पत्ति अल्ताई पर्वत है में हुई है। अल्ताई पर्वत, यहाँ पर अल्ताई पर्वत में हुई है। यह 3 महान साइबेरिया नदी में से सबसे पश्चिम जो आर्कटिक महासागर में बहती है। यहाँ पर आर्कटिक महासागर हो गया, 2 जो अन्य है येंसी और लेना है। इसका प्रवाह जो है उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ इसका प्रवाह है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र देखते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका लंबाई 3100 किलोमीटर दिया गया इसको। अब तो ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत में यारलुंग है, तांग्सकपो, तिब्बत में इसको तांग्सकपो बोला जाता है, यानी चीन का तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में इसको सिहांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में जैसे आता है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। एक सीमा पार नदी है जो बहती है, जो तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश के माध्यम से। और इसका नाम ब्रह्मपुत्र का जो है तिब्बत में तांग्सकपो और अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग हो जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। और यह डिस्चार्ज के हिसाब से दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के हिसाब से 15वीं है। इस प्रकार से समझे। यहाँ देख रहे हैं, ये हो मानसरोवर झील देख रहे हैं, मानसरोवर झील से ही निकलता है, ये उद्गम स्थान है। फिर इसे तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश फिर असम में होते हुए फिर यहाँ जो है बांग्लादेश में। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में देखिए इसका मुहाना कहाँ हो गया, जहाँ गिरता है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद हम लोग इंडस रिवर देखते हैं, तो ये भी मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलता है। यहाँ देख रहे हैं मानसरोवर, यहीं पर जो है, यहीं से जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, यहाँ ये गंगा रिवर हो गया, यहीं से इंडस रिवर इस होकर के निकलता है। तो ये मानसरोवर का आसपास इसको हम कह सकते हैं। और ये जा कर के ये अरब सागर में गिर जाता है, यानी इस नदी का मुहाना कहाँ हो गया, अरब सागर में हो गया। तो एशिया की ट्रांस बाउंड्री नदी है और दक्षिण और मध्य एशिया की ट्रांस हिमालय नदी भी कह सकते हैं, हिमालय से निकलने। 3180 किलोमीटर नदी है। पश्चिम में तिब्बत से वो निकलती है, कश्मीर के विवादित क्षेत्र के माध्यम से उत्तर पश्चिम में बहती है और नंगा पर्वत मासिव के बाद बाईं ओर तेज से झुकती है और पाकिस्तान के माध्यम से दक्षिण पश्चिम में बहती हुई जो है ये अरब सागर में खाली जो है कराची बंदरगाह के शहर के पास। तो यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया मानसरोवर के आसपास से ही निकलता है, ये जम्मू कश्मीर होते हुए फिर ये जा कर के यहाँ कराची बंदरगाह इसके बगल यहीं पर जो है अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो सिंधु नदी का जो है इंडस रिवर का मुहाना कहाँ हो गया, अरब सागर हो गया और उद्गम स्थानीय स्रोत हो गया मानसरोवर के आसपास। तो उसके बाद आमूर देखते हैं। आमूर सिल्का रूस जो होता है आर्गुन का संगम होता है, यहाँ सिल्का रूस, यहाँ देख रहे हैं यही है ना, ये संगम है और जा कर के टार्टर स्टेट में जाके गिर जाता है। यहाँ ये जो है ये सिल्का रूस ना आर्गुन का संगम है, यहीं पे मिलता है। तो रूस में चलते इसको ब्लैक ड्रैगन रिवर है, दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी या रूसी सुदूर पूर्वोत्तर चीन जो इनर मंचूरिया के बीच सीमा बनाती है। तो ये 2824 किलोमीटर लंबा है और अपनी स्रोत नदी अर्गुन सहित
जो है ये 4440 किलोमीटर लंबी है। आमूर में मछली की सबसे बड़ी प्रजाति कलुगा है, जिसकी लंबाई 5.6 मीटर यानी 18 फीट की होती है। नदी बेसिन कई प्रकार के शिकारी मछलियों का घर है। उत्तरी स्कैनेड, अमूर पाइक, टोमेन, अमूर कैटफिश इस प्रकार से है। साथ ही अमूर जो है सॉफ्ट सेल कछुए भारतीय कमल की सबसे उत्तर आबादी है। तो यहाँ देख रहे हैं यही ये संगम है, इसको बोलते हैं सिल्का रोस आर्गुन का संगम, यहाँ मिलता है। फिर यहाँ जा कर के जो है टॉर्टर स्ट्रेट में गिर जाता है। उसके बाद देखते हैं यूफ्रेटस को इसके बाद देखते हैं यूफ्रेटस जो है पश्चिम एशिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदियाँ में से एक है। ये टाइग्रस के साथ यहाँ देख रहे हैं ये है, यहीं पर ये जा कर के ये जो पतली है ये टाइग्रस है ना, टिग्रस यानी ये मेसोपोटामिया यानी दो नदी के बीच का जो ये जगह है, ये इसी को मेसोपोटामिया नदियों के बीच की भूमि को परिभाषित नदियों में से एक है। ये तुर्की में उत्पन्न यूफ्रेटस सीरिया और इराक के माध्यम से बहती है। और सट अल अरब में टाइग्रिस यहाँ देख रहे हैं ये यही है, सट अल अरब है ना, टाइग्रिस या टिग्रिस में शामिल हो जाती है, जो फारस की खाड़ी में जाकर के खाली हो जाती है। ये क्या है, फारस का खाड़ी है। उसके बाद गंगा देखते हैं, गंगा 2525 किलोमीटर हो गया। तो गंगा जो है ये गोमुख हिमानी से निकलता है, यहाँ गोमुख हिमानी है, गोमुख हिमानी से निकलता है बंगाल की खाड़ी में जाकर के यहाँ डिस्चार्ज यानी खाली हो जाता है। तो गंगा का मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी। एशिया की एक सीमा पार नदी है जो भारत से होकर और बांग्लादेश में है। 2525 किलोमीटर नदी भारतीय राज्य जो उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय से शुरू होती है। और ये भारत के गंगा मैदान, ये गंगा मैदान देख रहे हैं जो यूपी और बिहार वाला क्षेत्र जो है, गंगा मैदान के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। दाहिने किनारे के सहायक नदी यमुना है, जो पश्चिम भारतीय हिमालय से भी उगती है, यहीं से यमुना। इसे प्रवाह के थोक के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जैसे भी जब भी दो कोई नदी मिलता है तो जिसका गहराई ज़्यादा होता है उसी नाम से आगे वो बढ़ता है, तो इसका सहायक नदी है यमुना। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अपने दाहिने किनारे से निकलने वाली फीडर नहर अपने प्रवाह का 25% दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ये कृत्रिम रूप से हुगली नदी को जोड़ता है। और गंगा जो है बांग्लादेश में जारी इसका नाम पाग्या में बदल जाता है। इसके बाद यह जमुना ब्रह्मपुत्र की निचली भाग जो यहाँ ब्रह्मपुत्रा जो इधर से आती है, ये बांग्लादेश में जमुना हो जाती है। निचली धारा अंततः मेघना से जुड़ जाता है और जो गंगा डेल्टा का प्रमुख मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली निर्वहन द्वारा पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस प्रकार से इसके गंगा के बारे में। उसके बाद जानते हैं इरावदी के बारे में। ये माली और नामी नदी का जो है संगम है यहाँ पर, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। तो इसको समझते हैं। इरावदी जो है म्यांमार बर्मा के माध्यम से, यहाँ देख रहे हैं ना, बर्मा के माध्यम से दक्षिण तक ये देश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक जलमार्ग भी है। ये बर्मा हो गया यानी म्यांमार जिसको बोलते हैं। तो व्यावसायिक जलमार्ग है नमाई और माली नदियों के संगम, यानी यहाँ ये जो नमाई और माली नदी का संगम है इसी से उद्गम होता है एरवाड़ क्षेत्र से इरावदी डेल्टा के माध्यम से, फिर जाकर के अंडमान सागर में खाली हो जाता है। तो ये इरावदी नदी का मुहाना कहाँ हो गया, गिरने का स्थान तो अंडमान सागर हो गया। अपेक्षाकृत सीधे उत्तर दक्षिण में बहता है। यहाँ पर देख रहे हैं दक्षिण की तरफ ये बहती है लगभग इतना। तो जल निकासी बेसिन में बर्मा यानी म्यांमार का एक ही बड़ा हिस्सा शामिल होता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में समझे। उसके बाद देखते हैं टिग्रिस नदी या टाइग्रिस नदी के बारे में। तो ये मेसोपोटामिया को परिभाषित करने वाली दो महान नदियों के सबसे पूर्वी है। दूसरी यूफ्रेटस है और नदी आर्मेनिया हाईलैंड्स के पहाड़ियों से सीरिया और अरब रेगिस्तान के माध्यम से दक्षिण में बहती है और फारस की खाड़ी में खाली हो जाता है। और यहाँ देख रहे हैं यही है टिग्रिस नदी, ये टिग्रिस नदी हो गया। और दूसरा जो है यूफ्रेट्स ये वाला नदी हो गया, यहीं आकर के दोनों मिलता है। इस प्रकार से इसके बारे में समझे। उसके बाद सेलेंगना रिवर के बारे में समझते हैं। सेलेंगा या सेलेज रिवर बोलते हैं इसको।
तो ये मंगोलिया, यह मंगोलिया देख रहे हैं, ये मंगोलिया, ऊपर में ये रूस है, नीचे में ये चाइना है, चीन है। तो रूस के बुरातिया की प्रमुख नदी है, यहाँ मंगोलिया देख रहे हैं, मंगोलिया से होकर। तो इसके हेडक्वार्टर उत्पाद सहायक नदी ईडर है, डेलगर मोरेन है, बहुत सारा होता है। तब तक बात ये, फिर ये जा करके बैकाल झील में गिर जाता है। यहाँ ये बैकाल झील है, रूस का बैकाल झील, इसमें जा कर के गिर जाती है। इसलिए सेलंगा, यंसी, अंगारा ये सब नदी प्रणाली ये सबसे दूर हेडक्वार्टर बनाती है। इस प्रकार से एशिया की कुछ नदी के बारे में जो कुछ आप जाने, इसको आप याद रख सकते हैं।